आपने 30 साल पार कर लिए हैं, करियर बिल्ड कर रहे हैं, मैरिज डिले हो रही है, राइट पार्टनर अभी मिल नहीं रहा, या शादी हो गई और 2 से 3 साल आपको रुकना है और उसके बाद में बेबी करना चाहते हैं और अंदर से एक डर है। डॉक्टर साहब, क्या टाइम निकल रहा है? क्या 35 साल के बाद में एग क्वालिटी गिर जाएगी? क्या मुझे एग फ्रीजिंग करानी चाहिए? ये सिर्फ रिच पीपल का फैशन है क्या? आज मैं सीधा ऑनेस्ट आंसर दूंगा। एग फ्रीजिंग पैनिक डिसीजन नहीं है, एग फ्रीजिंग प्लानिंग डिसीजन है। ये कोई गारंटी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल बैकअप है, किसी रूप का इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं। एग फ्रीजिंग के बारे में सब जगह सब झूठ या आधा सच मिलेगा। आज आपको मैं 5 ऑनेस्ट पॉइंट बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, 30 के बाद में फीमेल की फर्टिलिटी में क्या चेंजेस आते हैं। पॉइंट नंबर 2, एग फ्रीजिंग एक्चुअली होती क्या है। पॉइंट नंबर 3, कौन विमेन एग फ्रीजिंग को सीरियसली डिस्कस करना चाहिए। नंबर 4, कितने अंडे फ्रीज करने चाहिए। नंबर 5, एग फ्रीजिंग में बहुत सारे रिस्क होते हैं क्या। और एक बोनस पॉइंट बताऊंगा कि एग फ्रीजिंग से पहले 90 दिन आपको प्रिपरेशन के करने क्या है। ये लाइन थोड़ी हार्ड है लेकिन सच है। करियर 35 साल के बाद भी ग्रो करता है, मैरिज 36 साल के बाद भी चलती है, और पैसा आप 40 साल के बाद भी कमा सकते हैं, लेकिन आपके अंडे का जो क्लॉक है ना, वो रिवर्स नहीं होता। किसी भी फीमेल में जो फर्टिलिटी होती है बड़ी एज रिलेटेड होती है। 30 साल के बाद में फर्टिलिटी ग्रेजुअली कम होने लगती है, 35 साल के बाद में बहुत तेज़ी से डाउन जाती है, और 38 साल के बाद में अंडों का नंबर और क्वालिटी ख़राब ही हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 35 साल के बाद प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं, मिसकैरेज के चांस ज़्यादा होते हैं, आईवीएफ का रिस्पॉन्स पुअर होता है, और आईवीएफ की सक्सेस पुअर मिलती है, और नेचुरली तो दिक्कत होती है। यही रीज़न है कि एग फ्रीजिंग का डिस्कशन 30 के बाद सीरियसली हमें करना चाहिए। तो चलिए एक पेशेंट की आपको ट्रू स्टोरी बताता हूँ। 33 ईयर्स, क्रिएटिव हेड एक बहुत बड़ी कंपनी में। आपने उनके बहुत सारे बनाए हुए क्रिएटिव हेड थे, ऐड देखे होंगे, पक्की बात बता रहा हूँ। मैरिज अभी फाइनल नहीं थी। वो मुझसे कहती हैं, डॉक्टर साहब मैं बेबी बहुत चाहती हूँ, लेकिन अभी ठीक आदमी नहीं मिला। मिले बहुत लोग ज़िंदगी में, पर हस्बैंड बनाने वाला नहीं मिला। मैंने उनकी रिपोर्ट देखी, उनका AMH एवरेज था, अल्ट्रासाउंड में AFCs ठीक ठीक थे, बहुत बढ़िया नहीं थे, पीरियड रेगुलर थे। तो मैंने उनसे बोला, देखिए अभी आप इनफर्टाइल नहीं है, आपके बेबी हो सकता है, लेकिन अगर आप 2 से 3 साल और रुक जाती हैं तो फ्रीजिंग का डिस्कशन आप और मुझे करना है। यही डिफरेंस समझिए। एग फ्रीजिंग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं होता, वो फ्यूचर फर्टिलिटी की प्लानिंग होती है। अगर आप 30 साल की हैं, AMH लो है, ठीक है, प्लानिंग कर रही हैं, अभी पता नहीं शादी कब होगी, तो कंफ्यूज मत होइए। मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ देने वाला हूँ, फ्री एग क्वालिटी रीसेट गाइड। इसमें आपको मिलेगा एज आपकी एग क्वालिटी पे क्या खराबी करती है और आपको करना क्या है, AMH का रियल मीनिंग क्या है, और 90 दिन की आपको प्रिपरेशन क्या करनी है अपने अंडे को अच्छा करने के लिए। फ्री गाइड चाहती हैं? बस लिख दीजिए कमेंट में एग, और मैं आपको गाइड भेजता हूँ। पर आपको एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो, और ये एग फ्रीजिंग की बात आपको इतनी सच्चाई से कोई नहीं बताएगा। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो का। तो एग फ्रीजिंग क्या होती है? एग फ्रीजिंग एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको 8 से 12 दिन तक इंजेक्शन देते हैं, ओवरी में अंडे बनते हैं, फॉलिकल का स्कैन होता है, हार्मोन्स टेस्ट होते हैं, फॉलिकल जब मैच्योर होते हैं तो हम एनेस्थीसिया में इन अंडों को बाहर निकाल लेते हैं, एग को चेक करते हैं लैब में, मैच्योर एग्स को फ्रीज कर लेते हैं। फ्यूचर में जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए हो, इन एग्स को थॉ करके स्पर्म के साथ इक्सी करके एम्ब्रियो बना के आपके यूट्रस में रखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात को सुन लीजिए, एग फ्रीज करना बेबी फ्रीज करना नहीं होता। एग फ्रीज करना फ्यूचर चांस को प्रिजर्व करना होता है, क्योंकि ये आपके अंडे हैं, हम रख रहे हैं फ्यूचर के लिए। अब आती है बात कि 30 साल के बाद में रियल डिसीजन क्या है। एक प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ। देखिए, एज 30 से 32 के बीच में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 1 से 2 साल वेट कर सकते हैं। पैनिक फ्रीजिंग का नहीं है, लेकिन AMH AFC चेक करा लीजिए, लाइफस्टाइल और प्लानिंग को यूज़फुली यूज़ कर लीजिए। अगर आपकी एज 32 से 35 के बीच में है, अगर मैरिज अनसर्टन है, पार्टनर नहीं मिला है, करियर डिले हो रहा है, 3 से 5 साल लग सकते हैं, एग फ्रीजिंग को सीरियसली डिस्कस करिए। अगर आप 35 से 38 हैं तो बात सुन लीजिए, अर्जेंट डिसीजन बनता है, क्योंकि एग मिल सकते हैं, ठीक, फ्रीज कर सकते हैं, क्रोमोसोम उनके नॉर्मल मिल सकते हैं, पर फ्यूचर में मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर 38 साल हो गए हैं
एग फ्रीजिंग पॉसिबल है, लेकिन एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। एग नंबर, क्वालिटी, कॉस्ट, साइकिल, चांस सब ऑनेस्टली समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि एग फ्रीजिंग का बेस्ट टाइम तब होता है जब अच्छे अंडे बन रहे हों। ख़राब अंडों की इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं। जैसे शेयर मार्केट में कहते हैं ना, जब प्राइस डाउन है तो खरीदिए, चढ़ते हुए बाज़ार में महंगा खरीद के क्या करेंगे। कौन एग फ्रीजिंग के लिए ज़रूर डिस्कस करें। देखिए, एग फ्रीजिंग हर वुमन के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये वुमन ज़रूर डिस्कस करें अगर उनकी मैरिज डिले हो रही है, जो आजकल बहुत औरतों में होती है, राइट पार्टनर नहीं मिल रहा है। ये जितने शादी.com टाइप के हैं खूब चल रहे हैं, क्योंकि अच्छा पार्टनर मिलना मुश्किल होता है। करियर और एग्ज़ाम का रीज़न बहुत कॉमन है। एज 32 प्लस है। प्रेगनेंसी नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में प्लान नहीं है। आपके हस्बैंड बाहर चले गए हैं, कब आएंगे पता नहीं। लो AMH और फॉलिंग ओवेरियन रिजर्व है। फैमिली हिस्ट्री है अर्ली मीनोपॉज की। एंडोमेट्रियोसिस या ओवेरियन सर्जरी हो सकती है, हो चुकी है, या कैंसर ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी प्लान्ड है। अगर बहुत सीवियर कोई इम्यून डिसऑर्डर है, ट्रीटमेंट अफेक्ट कर सकता है। कपल रेडी नहीं है, कहता अभी बच्चा नहीं करना, फ्यूचर में प्लान करेंगे। और मैरिड कपल्स में कभी कभी एम्ब्रियो फ्रीजिंग एग फ्रीजिंग से बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि एम्ब्रियो का सर्वाइवल और सक्सेस डिफरेंट होता है। ये डिसीजन पेशेंट स्पेसिफिक है। तो सुन लो, ये एक लाइन को सुन लो, दुनिया बदलेगी। क्या? कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप बाद में प्लान कर रहे हैं बेबी करना, तो एग फ्रीजिंग नहीं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग कराएंगे। और आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो आप एग फ्रीजिंग कराएंगे। ये डिसीजन पेशेंट स्पेसिफिक है। सबसे बड़ी मिथ, कितने अंडे इनफ हैं। देखिए डॉक्टर साहब, कितने अंडे फ्रीज करने चाहिए? अंडों का नंबर कुछ गारंटी नहीं देता। क्यों? क्योंकि फ्रोज़न एग बनाने के लिए मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। जो हम अंडे को जमाते हैं, बाद में सर्वाइव करके कितने आते हैं, कितनों का फर्टिलाइजेशन होता है, कितने एम्ब्रियो बनाते हैं, कितने अच्छे क्वालिटी के होते हैं, कितने जेनेटिकली अच्छे होते हैं, कितने ट्रांसफ़र के बाद में सक्सेसफुल होते हैं, यही सब प्रेगनेंसी को डिटरमिन करते हैं। इसलिए 10 अंडों का मतलब 10 बच्चे नहीं होते, 20 अंडों का मतलब कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन 5 अंडों का मतलब ज़ीरो होप नहीं होता। और आपको जब हम स्टिमुलेट करते हैं, तो जितने अंडे आप इफ़ेक्टिवली अच्छे बना सकती हैं, उन सबको फ्रीज़ करते हैं। पर उनमें से कितने अंडे अच्छे बच्चे बनते हैं, ये मालूम चलेगा जब हम इक्सी बाद में करेंगे। तो एग फ्रीजिंग नंबर का गेम नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। जितनी जल्दी कराएंगी उतने ज़्यादा अंडे मिलेंगे, उतने अच्छे अंडे मिलेंगे, उतने अच्छे चल के आगे एम्ब्रियो मिलेंगे। इसलिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है रिस्क लिमिटेशन और ऑनेस्ट काउंसलिंग का। तो ट्रुथ नंबर 1 है, ये गारंटी नहीं है कि आपने फ्रीज कराया तो पक्का अंडे में से एम्ब्रियो बनेंगे और पक्का मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। ट्रुथ नंबर 2, कभी एक साइकिल इनफ नहीं होती और औरत को 2 साइकिल की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 3, AMH लो है तो एग कम मिल सकते हैं। नंबर 4, एग फ्रीजिंग नेचुरल फर्टिलिटी को ख़त्म नहीं करती, आप फ्यूचर में नेचुरली कंसीव भी कर सकती हैं। और नंबर 5, एग फ्रीजिंग प्रेगनेंसी डिले का लाइसेंस नहीं है। प्लीज़ सुन लो, अगर आपने एग फ्रीजिंग कर ली है तो प्रेगनेंसी को डिले ना करें। अगर शादी हो गई है तो इमीडिएटली प्लानिंग नेचुरली शुरू करें, उन अंडों को फ्रोजन रखें। और प्रोसीजर रिस्क भी डिस्कस होना चाहिए। आपको इंजेक्शन लगते हैं, थोड़ी ब्लोटिंग होती है, PCO है तो OHS का रिस्क होता है, एनेस्थीसिया भी मिलता है, और इमोशनल एक्सपेक्टेशन। इसलिए एग फ्रीजिंग इंस्टाग्राम का ट्रेंड नहीं है, ये डॉक्टर गाइडेड रिप्रोडक्टिव प्लानिंग है। एक एक चीज़ को गौर से समझ लीजिए, सारी सच्चाइयाँ मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। तो आप एग फ्रीजिंग कराने जा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? तो उसका 90 दिन का आपको प्लान दे रहा हूँ, सुन लो एक एक करके। सबसे पहले तो बेसलाइन कुछ टेस्ट कराएंगे, AMH, AFC, TSH, प्रोलैक्टिन, CBC, शुगर, विटामिन D, इन्फेक्शन स्क्रीनिंग, डॉक्टर के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये मैं नॉर्मली कराता हूँ। नंबर 2, 7 से 8 घंटे सोएंगे। सोते समय आपका बॉडी ठीक हो गया, रिपेयर होता है। नंबर 3, प्रोटीन और फर्टिलिटी प्लेट के अंदर आप प्रोटीन लेंगे, वेजिटेबल लेंगे, गुड फैट लेंगे, कंट्रोल कार्ब लेंगे, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल नहीं लेंगे, वेट को मेंटेन करेंगे, सप्लीमेंट डॉक्टर गाइडेड लेंगे। और टाइमिंग को सुन लीजिए, 34 साल के अराउंड में डिले मत करिए, एग फ्रीज कर लीजिए, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फाइनल आंसर में सुन लीजिए, 30 दिन के बाद में एग फ्रीजिंग करानी चाहिए। हर वुमन को सेम आंसर है। अगर बेबी प्लानिंग आप कर सकते हैं, फ्रीजिंग की नीड नहीं है। अगर मैरिज डिले हो रही है, ज़रूर कर लीजिए, 35 साल के ऊपर है, करा लीजिए। AMH को टेस्ट करा लीजिए, एंडोमेट्रियोसिस के साथ में, कैंसर के साथ में, कोई सर्जरी के साथ में है तो करा लीजिए। ये कोई रैंडम कहानी नहीं है।
90 दिन के लिए इसकी कंप्लीट प्लानिंग के लिए फर्टिलिटी पावर बूस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में ले लीजिए, क्योंकि फ्यूचर आपको प्रिजर्व करना है। ये छोटी सी चीज़ 90 दिन के लिए अगर आप कर लेते हैं तो शायद साल भर के लिए कर पाएँ और शायद आपकी फर्टिलिटी बिना एग फ्रीजिंग के मेंटेन हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 35 साल की इंतज़ार करें, पर अगर आप 30 साल के हैं, फर्टिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो फर्टिलिटी पावर बूस्ट प्रोग्राम ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने अंडों को ज़रूरत पड़ने पे फ्रीज़ ज़रूर करा लें, टाइम ठीक डॉक्टर से बात कर लें। सब कुछ आपको मैंने ऑनेस्टली बताया है, जो कभी आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू हैव अ हेल्दी बेबी। और सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।